नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के विरोधियों को आज जबरदस्त झटका लगा और कल बीजेपी का स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री की स्पीच भी होगी। मोदी एक एक करके विरोधियों को जवाब देंगे। कल सुबह सुबह प्रधानमंत्री 2024 चुनाव का पूरा नैरेटिव गढ़ देंगे और आज मोदी विरोधियों को ऐसा झटका लगा जिसकी वजह से उनके भाषण की पूरी स्क्रिप्ट बदल सकती है। कल तक मोदी के घोर विरोधी राहुल गांधी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी एक इल्जाम बार बार लगाती थी। मोदी के सारे विरोधी पिछले कई हफ्तों से ईडी और सीबीआई के छापे का पोस्टर लहरा रहे थे। नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे थे, लोकतंत्र के लिए खतरनाक ठहरा रहे थे। डेमोक्रेसी में क्या सही है, क्या गलत है, इंसाफ का फैसला अदालत से होता है। और आज ईडी और सीबीआई के छापों को रोकने वाली पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद से इस वक्त तक मोदी विरोधी बिल्कुल खामोश हैं। आज ऐसा क्या हुआ जिसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है और इस जीत का आने वाले चुनाव में क्या असर होने वाला है? बहुत बारीकी से इस रिपोर्ट की एक एक लाइन और एक एक बात सुनिए। मोदी सरकार वर्सेस 14 विपक्षी पार्टियां, हो गया सुप्रीम फैसला। फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। किसके खिलाफ दिया? 14 विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। किसके फेवर में दिया? मोदी सरकार के फेवर में। वो 14 पार्टियां कौन सी थी? उसमें राहुल की पार्टी थी, स्टालिन की पार्टी थी, लालू यादव की पार्टी थी, केसीआर की पार्टी थी, ममता बनर्जी की टीएमसी थी, केजरीवाल की पार्टी थी, शरद पवार की पार्टी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, अखिलेश यादव की पार्टी थी, हेमंत सोरेन की जेएमएम थी, नीतीश की जेडीयू थी, लेफ्ट पार्टियां थी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी थी। मोदी विरोधी 14 पार्टियां क्या कह रही थी? वो कह रही थी देश का लोकतंत्र खतरे में है। मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। असली हिंदुस्तान मोदी नहीं, देश का विपक्ष है। सबके सिग्नेचर हुए, सब एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इन 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? इन्होंने कहा कि आखिरी विधानसभा और यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव में इन सबको मिलाकर 45.19% वोट मिले। ये इतने परसेंट वोट शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा 2019 में इन सारी 14 पार्टियों को मिलाकर 42.5% वोट मिले। 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में इन पार्टियों की सरकार है। ये इतने परसेंट इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इन पर प्रभाव पड़ना मतलब देश की जनता पर प्रभाव पड़ना है। बड़ी बात यह है कि इन सभी 14 पार्टियों को मिला भी दें तो लोकसभा में इनकी सीटों की संख्या होती है 144 और वोट शेयर सिर्फ 42.5%, जबकि अकेले मोदी के पास 302 सीटों का आंकड़ा है और करीब करीब 56% वोट शेयर है। मोदी विरोधी इन 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई भी तो वही बातें कहने की कोशिश की जो वो पिछले 34 दिनों से संसद के बाहर और संसद के भीतर कह रहे हैं। और याचिका में इनके गिन करके 10 डायलॉग थे। हर डायलॉग में ईडी सीबीआई वाला टेक्स्ट ही था। रिट पिटीशन में बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए। विपक्ष के किस नेता पर कितनी कार्रवाई हुई ये गिनाए गए। यूपीए के टाइम में विपक्ष पर कितनी कार्रवाई हुई, एनडीए के टाइम में कैसी तानाशाही दिखी, डेटा के साथ कंपेयर करके नोट्स चिपकाए गए। ऐसे 1, 2 या 3 नहीं, दर्जन भर से ज्यादा अनेक्शर लगाए गए। कहीं से किसी अखबार का पन्ना उठाया जहां बीजेपी का नेता दिखा, चिपका डाला। लेकिन मोदी विरोधी 14 पार्टियों को इस सियासी स्टंट का जबरदस्त करंट लगा और करंट किसी और से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर 14 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। वो चाहती थी कि सर्वोच्च अदालत कुछ गाइडलाइंस जारी करे, ईडी और सीबीआई राजनीतिक पार्टियों को बेवजह परेशान न करे। इसके लिए लोकतंत्र का हवाला दिया गया। यह तक दलील दी गई कि एक ऐसा कोर्ट बनना चाहिए जहां इन लोगों के केस चलें।
लेकिन मोदी विरोधी इन 14 पार्टियों की अदालत में एक न चली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कई बड़ी बातें कही। नंबर 1, राजनेता भी देश के नागरिक ही हैं, उन पर भी वही नियम लागू होते हैं जो सबके लिए हैं। नंबर 2, अगर किसी राजनेता पर कोई केस दर्ज होता है तो अदालत यह कैसे कह सकती है कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। और नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। एकता इंपॉर्टेंट नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता। जनता कहती है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर कोई भी फॉर्मेशन होता है जनतंत्र के अंदर, 4 पार्टियां साथ आती हैं, 2 पार्टियां साथ आती हैं, 3, 10, वो जनता के लिए क्या करेगी, उनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है, वो एजेंडा जनता के सामने रखना होगा। जनता को जिसका एजेंडा पसंद आएगा जनता उसको वोट देगी। तो एक तो पॉजिटिव एजेंडा होना जरूरी है और दूसरा जनता की एकता जरूरी है। जनता को हराने के लिए नहीं, जनता को जिताने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा? क्या फिर से माहौल बनेगा? फिर से काले कपड़े निकलेंगे? मोदी के सारे दुश्मन फिर से ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक शर्ट में दिखेंगे? फिर से ईडी सीबीआई वाले पोस्टर्स निकलेंगे? फिर से पैदल मार्च होगा? फिर से कैमरे पर माहौल बनेगा? 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ एजेंट है। हमको धमकी दे रहे, मैं देख लूंगा, मैं कारतूस हूं, ये भिगा हुआ कारतूस है, क्या करेंगे? कारतूस ने फड़तूस हूं आप। ये पूर्ण रूपेण लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी को इस देश से विपक्ष को खत्म करना है। मोदी के खिलाफ विपक्ष का ईडी सीबीआई वाला तराना संसद के बजट सत्र के दूसरे सेशन में ही शुरू हो गया। 13 मार्च की तारीख थी। ईडी सीबीआई आएगी, पकड़ के ले जाएगी, सबको जेल में डाल देगी। मोदी विरोधियों का अडानी के बाद का अगला एपिसोड यही था। 13 मार्च से लेकर अब तक लगभग हर रोज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मोदी विरोधी गुट की इन पर्सन मीटिंग्स हुई। हर मीटिंग में मोदी को घेरने की स्ट्रैटेजी बनी। 6 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Honorable members, after point of order, after your point of order, after संसद के दोनों सदनों में उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया गया। संसद चलने नहीं दिया गया। मगर विपक्ष ने मोदी को घेरने के लिए जो पैंतरा अपनाया, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सब पानी में बह गया। विपक्ष अडानी करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी और अब सर्वोच्च अदालत ने विपक्ष के नेताओं की मंशा को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। सवाल है कि अब क्या होगा? विपक्ष आगे क्या करेगा? क्या नया हथकंडा अपनाएगा? जवाब है, अब मोदी पर गालियों की बौछार और तेज होगी। शुरुआत हो चुकी है। खड़गे के ट्वीट की पहली लाइन पढ़ लीजिए, उनका ऑडियो सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी। उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में
अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के हैंडल की भाषा देख लीजिए, इनकी भाषा और बिगड़ेगी। मोदी पर अब और ज्यादा पर्सनल अटैक होंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी का हर विरोधी कहीं न कहीं फंसा हुआ है, इसीलिए आपा खो बैठा है। देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारत देश को एक ऑपोजिशन लेस कंट्री बना दिया जाए, यानी कि विपक्ष मुक्त देश बना दिया जाए। इस देश से अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष केवल राजनीतिक विपक्ष नहीं है, विपक्ष देश की जनता का सहारा है, देश की जनता का वो मजबूत औजार है जिस औजार के जरिए देश की जनता सरकार की जवाबदेही तय करती है। वो औजार है जिसके तहत सरकार की अकाउंटेबिलिटी देश की जनता तय करती है। अगर ये औजार ढह जाएगा, देश का विपक्ष ढह जाएगा, तो इस देश का लोकतंत्र ही ढह जाएगा। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के माध्यम से, कन्विक्शंस के माध्यम से, सांसदों की सदस्यता रद्द करने के माध्यम से लगातार विपक्ष पे हमले कर रही है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बीजेपी को इस देश से विपक्ष को खत्म करना है और एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक ही विचारधारा का राज्य इस देश में स्थापित करना है, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजाता है। तमाम विपक्ष एकजुट होकर इसकी आवाज संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी उठाएगा। कांग्रेस पार्टी में टॉप टू बॉटम नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदंबरम, डीके शिव कुमार जैसे कई बड़े नाम भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ चुकी है। टीएमसी के 25 से ज्यादा नेता जांच के दायरे में हैं। खुद अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस सकता है। हेमंत सोरेन भी इल्लीगल माइनिंग केस में फंसे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो क्या इसीलिए सारी 14 पार्टियां मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुई हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 से पहले मोदी के दुश्मनों की सबसे बड़ी, सबसे करारी हार हुई है। मोदी विरोधियों के हेट एजेंडा की सुप्रीम हार हुई है। जाहिर है वो झल्लाएंगे, अनाप शनाप फैलाएंगे। मोदी विरोधी ड्राइव एक है, ड्राइवर्स अनेक हैं। सब एक ही कार पर सवार हैं। राहुल फ्रंट सीट पर, केजरीवाल बैक सीट पर, नीतीश, केसीआर, अखिलेश, स्टालिन, भाईजान, सबके पास अपना प्लान। 24 में मोदी को पॉलिटिकली डिमोलिश करने का जारी हुआ है नया फरमान। यह फरमान क्या है? फरमान है मोदी पर, मोदी के मंत्रियों पर डायरेक्ट धावा बोलो। सड़क और संसद से काम न बने तो सीधा मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के ऑफिस में जाकर हंगामा करो, जैसा कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने किया। गिरिराज सिंह से टाइम मांगा, मुलाकात का समय नहीं मिला तो जबरन मंत्रालय में घुस गए, खूब बवाल मचाया। सेक्रेटरी साहब तो बुला ही रहे हैं सर आपको। मिनिस्टर है बट है नहीं विश्वास। इतना नहीं जो कोई होगा कैसे बोले हैं पीआईबी नहीं किया। कौन बोल रहा है? यही होगा। अब तो आपसे कुछ छुपा नहीं सर, यही ऑफिस है। आप ठीक है, ठीक है। आप सुनो मेरी बात। आप देश का कानून जानते हो, आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखोगे तो एमपी अगर 25 एमपी आए तो सेक्रेटरी को आके मिलना पड़ेगा। हम लोग चुने हुए लोग हैं, नहीं किसी का दया में यहाँ पे नहीं है। आप सुनिए मेरी बात। अगर ऑफिस यहाँ है, 25 एमपी आए हैं, हम लोग को मंत्री साहब ने अपॉइंटमेंट दिया नहीं। आप बात सुन लीजिए मेरा, दलाई साहब आप बात सुन लीजिए। अगर वो अपॉइंटमेंट दिया नहीं है, एमओएस अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, तो देश का कानून और संविधान के हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे। 25 एमपी आए तो उनको आके मिलना पड़ेगा, नहीं तो आप पुलिस होके कानून तोड़ रहे हैं। आप समझिए बात को।
हम कॉरिडोर में नहीं खड़ा होंगे, अंदर जाएंगे। तो अंदर ही तो ले चल रहे हैं आपको, अंदर ही ले चल रहे सेक्रेटरी हैं। के ऑफिस में नहीं, वो आके हमको मिलेंगे। वो नहीं, ऑफिस तो पंचायत डिपार्टमेंट का ऑफिस तो यहाँ है, आप उधर दूसरा नहीं, जगह ऑफिस लेके जा रहे हो, सेक्रेटरी साहब का हम लोगों को ऑफिस गुमराह कर रहे हो। सर नहीं, आप सेक्रेटरी से मिलना है ना, सेक्रेटरी साहब का बुला लीजिए ना। सेक्रेटरी को बुला लीजिए, ठीक है सर, सेक्रेटरी साहब को बुला लीजिए। कॉन्फ्रेंस रूम है सर, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। मोदी के दुश्मनों ने अलग अलग टेंट खोल रखे हैं। हर टेंट में मोदी को सियासी डेंट लगाने का प्रोग्राम एक्टिव है। कांग्रेस 14 विपक्षी दलों को साथ लेकर मैदान में है। स्टालिन 19 दलों को लेकर 24 में लड़ाई के मूड में है। कैमरे पर सब अलग अलग दिख जरूर रहे हैं, लेकिन हर विरोधी की लाइन लेंथ एक जैसी ही है। मोदी को घेर कर एक साथ हमले की स्ट्रैटेजी सेम टू सेम है। कांग्रेस के नेता पहले काले कपड़े पहन कर आएंगे, हर रोज एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, फिर बंद कमरे में विरोधी दल के नेताओं की मीटिंग बुलाएंगे, एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। काले कपड़े हर किस्म के होते हैं। मोदी जी के साथ जो सिक्योरिटी जाते हैं उनका भी काले कपड़े होते हैं, साथ सफेद तो नहीं होते। काले कपड़े हमारे प्रोटेस्ट है। रंग से क्या मतलब, हर रंग हमारे लिए प्यारा है। कभी किसी रंग के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं आई हमारे। हम सारे ये भगवा से मोहब्बत होगी और बाकी चीजों से मोहब्बत नहीं होगी, क्या हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं? अब काली माता को देखिए, उनका भी तो काली रंग होते हैं। अब अपने बाल को देखिए, हम सबसे ज्यादा पसंद करते कि अपना बाल काले रहे। बाल अगर सफेद होते जाए तो दुख होता है कि अरे हमारा उम्र बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कुछ कमियां निकलने वाला है। केजरीवाल की पार्टी बीच सड़क पर बैठेगी, हाथ में पोस्टर पकड़ेगी, सिसोदिया सिसोदिया करेगी, मोदी को बदनाम करेगी। यानी विरोधियों के सारे अटेम्प्ट जब फेल हो गए तो अब तीसरा अटेम्प्ट शुरू हुआ है मोदी को अनपढ़ बताने से लेकर मोदी के लिए दंगाई पार्टी वाला टेक्स्ट फिट करने तक। नया ट्रेलर आज से ही लॉन्च कर दिया गया है। मोदी के दुश्मनों की 24 वाली स्क्रिप्ट में अलग अलग चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में लिखा है मोदी पर पर्सनल अटैक करो, मोदी को 24/7 गाली दो। और चैप्टर नंबर 2 है राहुल को लोकतंत्र का रखवाला डिक्लेयर करो, मोदी को म्यूट करो। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। सिंधिया कैमरे पर राहुल को टारगेट करते हैं। कांग्रेस रिवर्स मोड में अपनी टाइमलाइन पर राहुल की निडरता और मोदी के डर का लाइव प्रसारण शुरू कर देती है। मगर कौन निडर है, किसको किसका डर है, यह कहने के लिए गुलाम नबी आजाद को कैमरे पर आना पड़ता है। राहुल की सदस्यता क्यों गई, इसके पीछे का किस्सा बताना पड़ता है। जो कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं उसकी सराहना की है, जो नहीं किए हैं उसका विरोध किया है। मोदी साहब ने भी जो अच्छे काम किए उसकी सराहना की है, जो खराब काम किए हैं उसके बारे में भी कहा। तो ये पर्टिकुलर राहुल गांधी जी का ये गलत
और आज राहुल गांधी ने आज 12 साल बाद महसूस किया। हमने 12-13 साल पहले जब हम कैबिनेट में थे तो हमने तो ऑर्डिनेंस लाया था, हमने ऑर्डिनेंस लाया था कि ये किसी न किसी वक्त हमारे ही खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होगा। ये सोचना कि हम पूरी उम्र भर हम ही हुकूमत करेंगे। रियल पॉलिटिशियन वो है कि हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि दूसरी पार्टी भी हुकूमत कर सकती है। और उस वक्त उन्होंने वो काट दिया, फाड़ के फेंक दिया ऑर्डिनेंस। हाँ, वो कैबिनेट में नहीं थे। अब कैबिनेट की कमियां आप सब जानते हैं ना, सब कितनी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो बहुत वीक कैबिनेट थी, फिर कहूंगा। करना चाहिए तो आज राहुल गांधी बच जाते। प्राइम मिनिस्टर शुड हैव नॉट बोर्ड बिफोर द राहुल गांधी बिकॉज ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। दे शुड हैव नॉट लिसन टू हिम। जिसने कहा था ये ठीक है वही सबसे ज्यादा चलाता है, हम तो नहीं चला रहे। उसी जिसने काटा था उसी पर तो अप्लाई हुआ। अरे ही शुड हैव रियलाइज, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख। अब अगर कोई झांक रहा है तो शोर कैसा। सोचिए, गुलाम नबी आजाद राहुल को जैसे ही आईना दिखाते हैं, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम गुलाम नबी आजाद को ही मोदी का एजेंट डिक्लेयर करने में जुट जाता है। धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, पिन पॉइंटेड अटैक होने लगता है और सबके सब राहुल को डिफेंड करने लगते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए थैंक यू नरेंद्र मोदी जी कहने के लिए वो अदा वक्त निकालते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस की लीडरशिप ही थी या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनको आज़ाद बनाए रखा, उनके परचम को, उनके नाम को ऊपर उठाए रखा। और अब कुछ सालों बाद पूछेंगे उनसे, 2-3 साल बाद, कि आज़ाद साहब कैसे हैं, कहाँ हैं, हैं? और मैं समझता हूँ कि आपको यदि किसी का एहसान चुकाना भी है तो फिर उस एहसान को चुकाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने पुराने पार्टी पर, उसके नेताओं पर, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। सोनिया जी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी भी हमारे नेता हैं। सोनिया जी ने क्या कुछ नहीं दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब को। तो इसलिए आपने जो सिला उनके साथ किया है उससे आपने अपने नाम को गंदा किया। हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कटु टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने नाम को उन्होंने गंदा किया है। एक स्क्रिप्ट केसीआर के राज में भी लिखी जाती है। पेपर लीक केस में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस रातों रात गिरफ्तार कर लेती है। बंडी संजय कुमार को आधी रात घर से उठाकर ले जाती है। सुबह होते होते बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लठ बरसने लगते हैं। प्रोटेस्ट को डिमोलिश करने की कोशिश होने लगती है और ये वही लोग करते हैं जो लोकतंत्र खतरे में है का ढोल बजाते हैं, मगर खुद ही लोकतंत्र पर अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं। उनका बेटी का लिकर स्कैम के अंदर जो नाम आया दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसी विषय पर भी देश भर में पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को एकत्रित करके प्रेसिडेंट को लेटर लिखना, स्टेटमेंट देना, ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ प्रयास किया है। वो भी कुछ उनका सक्सेस नहीं हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, टीआरएस सरकार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ ऐसी केसेस लगाना, अरेस्ट करना, तेलंगाना में डेली एक्टिविटी हो रहा है उनका। सिर्फ वही तेलंगाना का मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री का बेटा, तेलंगाना का मुख्यमंत्री का दामाद, तेलंगाना का मुख्यमंत्री का बेटी हर दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसा भाषण नहीं है, ऐसा ट्विटर नहीं है, ऐसा एक दिन भी बचे नहीं। हर दिन तेलंगाना का राज चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भाषण देते हैं। ये समझ में नहीं आता उनको। ये सब तेलंगाना में होता है। दिल्ली में मोदी और नड्डा की अर्जेंट मीटिंग हो जाती है। बीजेपी तेलंगाना के मामले को अब बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। विपक्ष को लोकतंत्र कहां कहां खतरे में है इसका आईना दिखाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि इधर मोदी अकेले हैं, उधर विरोधी पूरा का पूरा तंबू गाड़े खड़े हैं। इसमें ओवैसी भी हैं, नीतीश भी, अखिलेश भी हैं। यानी मोदी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है।
अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। MIM क्या चीज है, वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं। अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए। आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में, आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है। तो ये तो बाजाप्ता उनके खास है, और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है। आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी, कि सब चीज पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, और जहां भी अच्छा काम होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। सर कोई चर्चा, देखिए ना भाई, हम लोग इतना जो काम करते रहते कहीं चर्चा होती है? खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा। अगले कुछ घंटे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हिंदू इलाकों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है और मुस्लिम बस्तियों में भी, वहां भी माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। कल हनुमान जयंती है। होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता बनाए रखें। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें हो सकती हैं। पुलिस का पहरा बहुत कड़ा है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में रहने वालों को खास एहतियात बरतने हैं और यूपी में भी संभल कर रहना होगा। मोदी विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी ही हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर वोट हासिल करना चाहती है। अब हकीकत क्या है? नई दिल्ली में देर रात तक एक ऐसी मुलाकात हुई जहां कैमरे नहीं थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी संस्था है जमीयत, और इसके अध्यक्ष हैं मौलाना मदनी। वो होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले। कुछ ऐसी बातें हुई जिसका असर अगले कुछ महीनों में दिखेगा भी। ये वो बातें हैं जो 2023 और 2024 के चुनाव के सारे समीकरण भी बदल सकती हैं। टीम मदनी और मोदी सरकार की इस गुपचुप मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, पूरी इंटरनल रिपोर्ट देखिए। वक्त रात के 11 बजे, गृह मंत्री अमित शाह का घर। वहां से आती हैं ये दो तस्वीरें जो बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बात टाइमिंग की है और जो लोग मिलने आए हैं उनकी। शाह के घर मिलने गए ये लोग जमीयत के नेता हैं, वही जमीयत जो मुसलमानों की सुनती है, मुसलमानों के लिए लड़ती है। जिस तरह से इस वक्त देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, कई जगहों पर दंगे हुए हैं। ऐसे में जमीयत के लोग जब शाह के घर देर रात गुपचुप मीटिंग करते हैं तो बात बड़ी हो जाती है। शाह से मिलने जमीयत के 17 मेंबर्स का डेलीगेशन पहुंचा था, जिसमें जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, अख्तरुल वासे, इमाम असगर अली मेहदी समेत कई जमीयत के नेता शामिल थे। शाह और जमीयत की मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस मुलाकात को आखिरी वक्त तक बड़ा गुप्त रखा गया था। लोगों को पता चल गया था कि जमीयत के लोग शाह से मिलने जा रहे हैं। पहले मुलाकात का वक्त रात 8 बजे किया गया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि मुलाकात टाल दी गई है, मीटिंग नहीं होगी, लेकिन मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया और रात 11 बजे शाह से जमीयत के लोगों की मुलाकात फिक्स कर दी गई। पहली बार मोदी सरकार से जमीयत उलमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए नेता 1-to-1 बात करने गए थे। वो भी उनसे जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास भी है, इसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी है। यकीनन इस मीटिंग की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले इसको टाल दिया गया था, लेकिन बाद में शेड्यूल का टाइम निकाला गया। वजह साफ है, 24 का चुनाव नज़दीक है और सरकार को मुसलमानों का वोट भी चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती जिससे ये लगे कि मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। अमित शाह से महमूद मदनी देर रात गुपचुप क्यों मिले? मोदी सरकार जमीयत की मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्या रामनवमी पर हुए दंगे को लेकर मीटिंग हुई? क्या 24 में मुसलमानों को साथ लाने के फार्मूले पर बात हुई? साथ में और जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने
हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जो खबर सामने आई उसमें पता चला कि जमीयत के नेताओं ने अमित शाह के सामने मुसलमानों से जुड़े 14 पॉइंट उठाए, जिसमें हाल ही में हुई रामनवमी हिंसा का मामला प्रायोरिटी पर था। दूसरा, हेट स्पीच के मुद्दे को उठाया गया। हेट स्पीच देने वालों पर एक्शन लेने की मांग की गई। मॉब लिंचिंग का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड के मामले पर डेलीगेशन ने अपनी बात रखी और इसका विरोध किया। हिजाब के मुद्दे को उठाया गया। मदरसों का मुद्दा, कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला, वक्फ जायदादों और कब्जे को लेकर यह भी मामला उठाया गया। कश्मीर के मसले में 370 सही तरीके से नहीं हटाया गया, इसकी बात की गई। असम में सरकारी जमीनों को खाली कराने का मुद्दा उठाया। मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग की। समलैंगिकता के मामले को भी उठाया गया और कोर्ट में इस मामले पर सरकार से इसका विरोध करने की अपील की। गृह मंत्री की तरफ से क्या कहा गया जब रामनवमी के जो इश्यूज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस वक्त चल रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र तक हिंसा हुई है, इन तमाम चीज़ों पर क्या बोले गृह मंत्री? उन्होंने जो कहा कि जो कि ऐसी रियासतें हैं जिनमें कि बीजेपी की हुकूमत नहीं है, उनमें हमने जो हमारा जो दायित्व बनता था तो हम स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं ये। तो उस सिलसिले में हमने पूरी कोशिश की और जो हो रहा है इसको उन्होंने एक्नॉलेज किया और कहा कि हम इस पे पहले भी हुआ है तो बिल्कुल ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया। ख़ास तौर से जहाँ जहाँ था अब कि हमको उसका कितना दुख है और मुसलमानों के अंदर एक मायूसी फैल रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा दायित्व एक तरफ से एक पूरी एक सीरीज़ उन्होंने गिनाई कि हमने जितनी भी स्कीमें हिंदुस्तान में हम लाए हैं वो सबके फ़ायदे की हैं। उनमें निशानदेही नहीं कर सकते कि जिसमें के मुसलमानों को एक्सक्लूड किया गया हो, तो ये समझना गलत है। हाँ, ये कर रहे हैं और आप लोग भी इसमें जो हालात हैं उनको बदलने की कोशिश, और ये कन्फ्रंटेशन नहीं था। 24 को लेकर मोदी सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। 24 में आती है, लेकिन ये तभी होगा जब मुसलमानों की बात करने वाले लोग और संगठन के बीच मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो क्या मोदी सरकार से की 1-to-1 मीटिंग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? मोदी का जो फार्मूला बना रही है, क्या उस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है? और जमीयत ही वो रास्ता है जिसके मोदी सरकार मुसलमानों के दिलों तक सकती है, लेकिन है क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि रामनवमी के जुलूस के बाद हुआ तनाव अब देश के दूसरे शहरों में फैलने लगा है। जिस तरह से हिंदू संगठनों ने हनुमान जयंती मनाने का ऐलान किया है, बिहार के नालंदा, सासाराम, बंगाल के रिश्ता के बाद अब नफरत की ये आग। नेता जहां मुसलमानों के दिल जीतने का फार्मूला निकाल रहे हैं, वहीं उनके विरोधी इस पूरे माहौल के पीछे नीतीश कुमार ने किया है और बैक टू बैक दूसरा सबसे बड़ा हमला उनके डिप्टी ने किया है। बिहार शरीफ जो तब पता चलेगा कुछ दिन के बाद, कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं। अंदर से इधर उधर किया। और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है, मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है, और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का
कुछ किया है घटपच इधर कौन में। है? सर जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा, सर मुलाकात करेंगे। लगा हुआ है सारा प्रशासन के खोज रहा। आप कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसलिए कि अगर नोटिस लें बिना मतलब का, एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने। बिहार के लोग सब लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का काम जो है लोग करवाते हैं। उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे जाते हैं। कुछ लोग गुजरात से आते हैं, अलग अलग प्रवचन देते हैं यहाँ। तो महात्मा गांधी बनाने का काम किया। आज राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान पाने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। पद्म सम्मान पाने वालों में कला जगत की नामी हस्ती शाह रशीद अहमद कादरी भी एक रहे। कादरी साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में पद्मश्री शाह कादरी ने जो बातें कही, कांग्रेस को शायद पसंद ना आए। मैं लीगल करना कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक कोई खराब नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है, ये हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाह रशीद अहमद कादरी कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक की 500 साल पुरानी बीदरी कला को जिंदा रखने के लिए मोदी सरकार ने कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।